नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश और दुनिया का, अगर कहें खास करके हिंदुस्तान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का ध्यान इस वक्त बिहार और नीतीश कुमार पर है। लेकिन देश की राजनीति में हर दिन अपने बीज पिरोने वाली बीजेपी अब भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी भी इस वक्त राजस्थान में जो मिशन 25 बीजेपी का है उसे हर हाल में रोकने की जुगत में है और दोनों तरफ लगातार बैठकों का मंथन चिंतन जारी है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर में बैठक हुई। लेकिन इस बैठकों के बीच सवाल ये उठ रहा है, खबरें ये आ रही है कि क्या अब कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे, बड़े नेता बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस पार्टी को कुछ और झटके लगने वाले हैं? क्या लोकसभा चुनाव में उनका असर होगा? अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आरपी विजय, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आरसी चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मुनेश अरोड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार उदयपुर से, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी विजय जी, कुनबा बढ़ाने की तैयारियों में लगे हैं आप? मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 राजस्थान के सभी दर्शकों को और आपको और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन। आप जो कह रही है कि हम कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक्चुअली हम ये कहें इस बात को कि कुनबा हमारा अपने आप ही बढ़ जाएगा अगर कहीं असंतुष्टता कहीं है और वहां से अगर कोई आदमी हमारे को जुड़ता है तो हमारा कुनबा तो बढ़ेगा। बट आज हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। जहां पे अगर कोई किसी को अगर अच्छा नहीं लग रहा है या उनको लग रहा है कि हमारा लोकसभा का चुनाव जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 25 की 25 सीटें जो आने वाला टाइम है जो हम मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी निश्चित दल की मैं बात नहीं कर रहा, बट जिनको भी अच्छा नहीं लगेगा वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना पसंद करेंगे और इस वजह से उनका कुनबा हमारा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बट हाँ ऐसा लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा के टाइम पर भी कांग्रेस से और बाकी दलों से हमारे यहाँ पे आदमी जुड़े थे और वो जुड़ने का पर्पज एक ही था कि उनको सबको पता था कि सत्ता में कौन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, इसलिए वो हमसे जुड़े। अब आज उनको ये लगता है कि देखो जो हमारा एनडीए अलायंस है और भारतीय जनता पार्टी है वो 400 प्लस सीट्स लेके आ रही है लोकसभा के अंदर। मेरा जो मानना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा है, ये मेरा एस्टिमेट है। तो अब लोग बागों को ये लग गया, क्योंकि इंडिया अलायंस इन्होंने जो बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बनाया था, वो उनका काम नहीं कर रहा है। आप सभी को पता है कि इंडिया अलायंस का क्या हाल हो रहा है। पहले उन्होंने पंजाब में आपने मना किया, बाद में फिर ममता जी ने मना कर दिया, अभी बिहार के अंदर उनके खटपट चल रही है। और जो बाकी की सीटें, जैसे आपने जो सीटें मांग रहे हैं उनसे, ये चंडीगढ़ की सीट मांग रहे हैं, वो वहां पे 4 सीट उनसे दिल्ली में मांग रहे हैं, 5 सीट उन्होंने गुजरात में मांगी है और 1 सीट गोवा की मांगी है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इनका कुछ होने वाला। तो आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आने वाली है और एक मेजोरिटी से आने वाली है। तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिनको भी ये लगेगा कि एक स्टेबिलिटी के लिए हमको इस भारतीय जनता जिन लोगों को लगता है, जिन राजनेताओं को लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी में जाने की जरूरत है, वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। कम से कम आरपी विजय जी, आपने जो ईमानदारी रखी उसके लिए आपको बधाई, कि क्योंकि सब लोगों को दिख रहा था कि आप सत्ता में आ रहे थे, इसलिए जिन जिन लोगों को लगा कि सत्ता में होना चाहिए वो मीना जी यहाँ सत्ता पे में आपके साथ। नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा मीना जी, मैं आपको बताऊं, स्टेबिलिटी देखो, आज की तारीख में हर आदमी स्टेबिलिटी चाहिए। आज की तारीख में भारत आज से 2014 से 2024 के अंदर देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट भारत ने किया है। उसकी जीडीपी कहां से कहां तक आ गई, क्या इकोनॉमी हमारी हो गई है, इस पोजिशन पे आ रहा, हमारा शेयर मार्केट क्या बोल रहा है, जो हम 3rd पोजिशन पे आ गए हैं। तो आज आप ये सब चीजें सामने दिख रही है। हम नहीं कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर जिनको लगता है कि स्टेबिलिटी अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, उस वजह से सब हमारी तरफ देख रहे हैं। उनको ये पता है कि इंडिया अलायंस का क्या होने वाला है, बाकी के विपक्ष का क्या होने वाला है, उनकी क्या हालत होने वाली है। मैं नहीं कह सकता, मुझे तो लगता है कि अब तक की जो लोएस्ट तो सीट है इंडिया अलायंस की हालत खराब होने वाली है। इंडिया अलायंस के साथ लोग नहीं है, सत्ता नहीं है, इसलिए
बड़े नेता भी इंडिया अलायंस से दूरी बना सकते हैं। ठीक है आरपी विजय जी। आरती चौधरी जी, सत्ता राज्य में आपसे चली गई है, केंद्र में भी जा सकती है। इस आशंका संभावना के साथ आपकी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बड़ी खबरें मार्केट में चर्चा में है। अपना ऑडियो ऑन करिए आरसी चौधरी जी। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, पार्टी विद एक आइडियोलॉजी की बात करती थी, उस पार्टी के पास में आज अपने लोग नहीं है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनसे जो डरेगा वो भारतीय जनता पार्टी को सलाम करेगा। निश्चित रूप से सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, राजनीतिक दलों के अंदर नहीं हो सकते, लेकिन इस देश के अंदर वो लोग हैं जो पूर्ण बहुमत, सशक्त बहुमत की अगर कोई सरकार है और वो अधिनायकवादी हो जाए, वो अहंकारी हो जाए, देश की संसद के मुद्दों से चर्चा करना बंद कर दे, लोगों को सड़कों पे आवाज उठाने से बंद कर दे, लोगों की निजी जीवन शैली पे प्रहार करना प्रारंभ कर दे, तो देश की जनता जब जागती है तो हर विजय जो स्तंभ होता है उसको ध्वस्त कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेके जो अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने जो चर्चा की थी, 10 साल के बाद में भी वो अपनी उन उपलब्धियों का जिक्र करने से डरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, किसानों के साथ में समझौता किया, 3 काले कानून ला दे, जो बेटियां राष्ट्रीय गौरव की थी प्रधानमंत्री जी ने निवास पे बुलाया, लेकिन जब उनके साथ में दुष्कर्म हुआ तो प्रधानमंत्री जी कहाँ थे। मणिपुर के लोग जब आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, महिलाओं से दुष्कर्म हो रहे थे। आरती चौधरी जी, आज हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं बीजेपी का, आज तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ जाने पहचाने नाम आपके यहाँ से जो पिछली सरकार में मंत्री तक थे, वो बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात को कहीं ना कहीं इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हाँ, हर तरह के लोग नहीं होते हैं और ईडी और सीबीआई के डर से भी जा सकते हैं, तो कुछ अपने हितों की, और उसमें भी ईडी और सीबीआई का डर भी हितों की पूर्ति करता है दरअसल। तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसी आशंकाएं, संभावनाएं पार्टी में भी आपको भी नजर आ रही है, और आरपी विजय ने भी इसकी पुष्टि की है। तो राजीव तिवारी जी, बिहार में जो कुछ हो रहा है, खिचड़ी राजस्थान में भी पक रही है। ये राजस्थान में तो चुनाव से पहले से ही पकड़ी है। ज्योति मिर्धा गई, आपके ज्योति खंडेलवाल गई, मिश्रा जी गए, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए जिनको टिकट ऐसा लगा कि टिकट नहीं मिलेगा, वो सब उधर चले गए। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें भी जहां तक है कि जो समझेगा कि और ये संभावनाएं देखेगा कि उनको टिकट मिल सकता है, तो वो पार्टी बदलने में कहीं कोई वो नहीं है। और जो अभी आरसी चौधरी साहब कह रहे थे कि मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करती, मुद्दे पे संसद में चर्चा नहीं होती, तो बताइए किस मुद्दे पे आप लोग रहते हैं क्या संसद में चर्चा करने के लिए? और जो मुद्दे उनके घोषणा पत्र में होते हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। तो वही विपक्ष का काम है कि वो संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुद्दे उठाए तो सही। अब आप मुद्दे ही नहीं उठाने में, मतलब आप प्रेस में तो मुद्दे उठा रहे हो, लेकिन जो उसका एक प्रॉपर मंच है वहां पे आप वो मुद्दे उठाते नहीं हो, वहां से वॉकआउट कर जाते हो, वहां से बाहर चले जाते हो, फिर आप एक गठबंधन बनाने की कोशिश करते हो। वो गठबंधन भी ऐसा होता है जहां हितों के टकराव हो जाते हैं। बिहार में क्या हो रहा है? उस गठबंधन की बुनियाद ही जो है वो बताती है कि सिर्फ विरोध के नाम पर अगर आप गठबंधन बना रहे हैं, विरोध भी एक व्यक्ति विशेष का आपको साधना है। तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ चेहरे आए, कुछ को मौका भी मिला विधानसभा में लड़ने का, कुछ को नहीं मिला, कुछ बागी हो गए थे, कुछ चुपचाप बैठ गए थे, ज्योति खंडेलवाल और सुरेश मिश्रा जैसे। तो वहीं जैसलमेर से युवा नेता भाटी ने चुनाव लड़ा। सवाल ये है कि अब लोकसभा से पहले कुछ और बड़े चेहरे आ सकते हैं। किस किस की संभावना चर्चा बाजार में गर्म आप देख रहे हैं जगदीश जी?
ऐसा है मीना जी कि जिसकी चर्चा है उस चर्चा को तो हम किसी टीवी चैनल की डिबेट में जो है ना ओपन नहीं करेंगे, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बदनाम बैठे बिठाए हो जाएंगे ऐसे लोग। खैर, मैं ये कहता हूँ कि काफी लोग गए हैं, राजीव तिवारी ने भी इस बात को इंगित किया है कि बड़ी संख्या में लोग विधानसभा चुनाव से पहले ही दल बदल में लग गए थे अपने। कई नाम गिनाए उन्होंने, और भी बहुत सारे नाम है जगह जगह के, आप पूरे राजस्थान भर के नाम गिनाएंगे तो 2 दर्जन से ज्यादा नेता जो मतलब थोड़ा बहुत अहमियत रखते हैं, थोड़ा वजन रखते हैं, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। सवाल ये है कि जब इस तरीके का होता है वातावरण पूरा, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का वजूद बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर कर निकलता है, और दूसरा ये है कि उसकी शिकायत ही करते रहते हैं। जैसे अभी हमारे चौधरी जी बोल रहे थे, वो मालूम नहीं कहाँ-कहाँ से सारी शिकायतें उन्होंने गिना दी। तो फिर ऐसा ही होगा है, फिर लोग या तो राजनीति में सक्रिय होना बंद कर देते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर वो पार्टी बदलकर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कि उनको अच्छी सुविधा मिलती है। लगता है कि यहाँ कुछ अपन राजनीति कर सकेंगे इस नाम पर। तो ऐसी सूरत में यही होगा। ऐसी सूरत में यही होगा। लेकिन राजस्थान में अभी कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। तुरंत रिसेंट में अभी कुछ भी नहीं होगा, महीने 2 महीने तो। ये अगर कुछ चला भी तो फरवरी मार्च के महीने में चलेगा। फरवरी वैसे आने वाला है, कुछ एक ही दिन बचे, लेकिन मार्च में चलेगा ये ज्यादा, जब टिकटों की बातचीत शुरू होगी। अभी टिकटों की बातचीत शुरू नहीं हुई है। हाँ, लोग लेकिन पहले से तैयारी करके चलते हैं। आदमी ट्रेवल करने के लिए पहले से अपनी तैयारी करता है, तो वो ट्रेवलिंग की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो ये जरूर तो ऐसे बड़ी लोग। यात्रा है, ये तो बड़ी यात्रा है जगदीश शर्मा जी। इस यात्रा में तो आपको पूरा का पूरा दल बदल देना है। आज कल तक आप जिस राजनीतिक दल की निष्ठा की शपथ लिया करते थे, अब आपको यात्रा पे ऐसे निकलना है जहां उस राजनीतिक दल की सिर्फ कमियां बतानी है आपको। तो इसलिए इस यात्रा पर जाने वाले जो लोग हैं, एक तो वो घिरेंगे इन आरोपों से कि वो निज स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाए, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, और भी बहुत सारी शब्दावली है इसके लिए जो इस्तेमाल की जाएगी। सवाल ये मुनीश अरोड़ा जी कि मेवाड़ में आप कुछ नाम ऐसे देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनकी चर्चा है, जो पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी में इस वक्त सत्ता बदलने का, दल बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है सत्ता के साथ रहने के लिए। इस वक्त बीजेपी की सत्ता है, तो सत्ता के साथ आने वाले जो चेहरे हैं वो कुछ और आपको वहां नजर आ रहे हैं जिनकी खूब सुगबुगाहट है। मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपने बात शुरू की है दल बदल की, आपके ऑडियो में इश्यू आ रहा है सर, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब आ रहा है? आप अपना ईयरफोन हटा दीजिए, वो ईयरफोन आपको टच हेलो, कर रहा है कि? हाँ जी, हाँ जी। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है, प्लीज बोलो। मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि भजनलाल सरकार अपने पूरे 5 साल पूरा नहीं करेगी, और एक डिबेट में पहले भी बात की थी कि जिस तरह से ममता राजे रुष्ट होकर बैठी हुई हैं और जो नेता बीजेपी से रुष्ट होकर बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी शांत नहीं बैठी है। अभी मेरी सचिन पायलट से भी बात हुई थी कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने भी इस चीज को इंडिकेट किया था कि कांग्रेस पूरी ताकत से राज्य में चुनाव लड़ेगी और बहुत पहले अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करेगी। जहां तक बात रही दल बदल की, दोनों पार्टी में है, उनको तलाश है मजबूत कैंडिडेट की। बीजेपी के लिए कांग्रेस का इल्जाम है कि जो भ्रष्टाचारी होता है बाहर, वो बीजेपी में जाके साफ सुथरा हो जाता है, उसके पर कोई आरोप नहीं रहता, वो सब
आरोपों से मुक्त हो जाता है, वो साफ सुथरा होके उसको शामिल कर लिया जाता है। वो पार्टी का बाहर होता है, बीजेपी से बाहर होता है, तो वो साफ नहीं कहलाता। उस पर ईडी भी होती है, सीबीआई भी होती है और बहुत से केसेस भी होते हैं। इवन दुराचार के केसेस की भी बात आई थी। बात यह है कि क्या राजस्थान के अंदर और मेवाड़ के अंदर बदल होगा? हाँ, इसका उत्तर है हाँ। बहुत से लोग आपस में टच हैं, बीजेपी की कांग्रेस से टच में, कांग्रेस के बीजेपी वालों से टच में, क्योंकि बीजेपी में भी असंतुष्ट नहीं है जितना टच में है। दोनों है। अभी भी मैं जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया हूँ कांग्रेस की, वहां भी यही बात हुई थी। पार्टियां दोनों सहमी हुई हैं, बीजेपी भी सहमी हुई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से वो है कि पूरा मिल जाएगा उसको। बीजेपी में भी वो माहौल नहीं है, उसको भी डर है, क्योंकि उसके खिलाफ माहौल जो पॉलिसीज को लेकर है वो है। जैसे अभी ओपीएस की बात हुई, तो ओपीएस को लेकर उन्होंने आते ही बंद कर दिया, तो कर्मचारी उनसे नाराज है। वैसे ही वरिष्ठ नागरिक बीजेपी से वैसे ही नाराज है, पेट्रोल को लेकर वैसे ही नाराज है। मुनीष जी, आपके नेटवर्क में काफी परेशानी है, आप एक बार दोबारा कनेक्ट करिए और अपने ईयरफोन को पूरी तरह हटा दीजिए अपने फोन से, शायद उसकी वजह से डिस्टरबेंस ज्यादा है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। टीम प्लीज मुनीष जी का नेटवर्क ठीक करें। आरती विजय जी, जो मुनीष अरोड़ा जी ने बात कही है, मुनीष जी आपका ऑडियो भी प्लीज ऑफ कर लीजिए। हेलो मुनीष जी, आपका अपना ऑडियो एक बार ऑफ कर लीजिए। आप ध्रुव प्लीज मुनीष जी को रिकनेक्ट करो ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो और ऑडियंस को, दर्शकों को भी परेशानी नहीं हो। आरती विजय जी, जो मुनीष अरोड़ा जी ने बात कही है वो ये समझ में भी आती है। आज से 1.5 महीने पहले तक यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। तमाम आपके आरोपों, प्रहारों और प्रधानमंत्री के चेहरे के बाद भी मजबूत विपक्ष है, काफी अच्छी स्थिति में विपक्ष है। और सवाल ये है कि आपके यहाँ के भी लोग असंतुष्ट हैं। विधानसभा चुनावों में आपके यहाँ भी रेबल्स बड़ी संख्या में खड़े हुए थे, तो ये चिंता, जो आपका उत्साह है कि आपके यहाँ आने वाले हैं क्योंकि आप सत्ता में आ रहे हैं। मीना जी, मैं आपको फर्स्ट कहना चाहता हूँ कि एक विधानसभा के चुनाव, प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ करिए क्योंकि उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। हाँ जी, मीना जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखो, विधानसभा के चुनाव की गतिविधियां अलग होती है, लोकसभा के चुनाव की गतिविधियां अलग होती है, दोनों के अलग अलग होते हैं। बेसिकली आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज हम एनालिसिस करते हैं, आज हमारी मीटिंग भी थी, उसके अंदर हमको ये लगता है कि हम 25 की 25 सीट लेके आ रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। बट हाँ, कोई असंतुष्ट तो कहीं दिख रही है आपको, मेरे को तो नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी में। हो सकता है किसी ने, आपने जिसे बोला कि कोई वसुंधरा जी है या वो कोई है जो साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके कोई अलग काम हो, कोई इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाई किसी कारण से, ऐसा नहीं है। बट हम एकजुट हैं, हम किसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हमारे में कोई भिन्नता है किसी भी तरीके से। तो आज की तारीख में हमें एकजुट है और हम 25 की 25 सीट लेके आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में एक कांग्रेस है। कांग्रेस की हालत आप खुद ही बता रहे हो कि क्या हालत होने वाली है। पहली बात तो उनके आपस में जो हमारे, जो आप बता रहे हो वहां तो कुछ है ही नहीं। बट आप सबको जग जाहिर है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता को इन्होंने बनाया है। विपक्ष के नेता को बनाने के लिए दो ग्रुप जो इनके चलते, सचिन पायलट जी का, अशोक गहलोत जी का, तो ये अखबारों ने लिखा, हम नहीं बोल रहे हैं। अखबारों में हमने तो पढ़ा है कि इस गुट ने इस गुट को मात दी। तो गुट तो वहां चल रहा है, असंतोष वहां चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का असंतोष नहीं है। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर के 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। और इस बार मुझे उम्मीद है कि, जो मैं मानता हूं कि कम से कम हमारे पास 400 के आसपास हमारी सीटें आएंगी, एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे को कहीं से नहीं लगता कि हम आरती चौधरी जी, राजस्थान की 25 सीट में कांग्रेस पार्टी कहां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है, क्योंकि 2 आम चुनाव में 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में गई है। अभी उत्साह बीजेपी का बहुत ज्यादा है। उत्साह का कारण भी बीजेपी को समझ में आता है। जो आपने देश में माहौल देखा है उससे आपको भी स्थितियों का भान है, सारी स्थिति आप परिचित हैं उससे।
ऐसे में ऐसी कौन सी सीट है जिन पर आप जो है थोड़ा मजबूत खुद को पाते हैं 25 में से? डॉक्टर मीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान के लगातार अच्छी तरीके से संपर्क में हो, जानते हैं 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर बनी थी और 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी 2014 में। 2000 जब 18 का चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की जो 163 सीटें थी और अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था अंगद का पाव है 180 सीट लेके आएंगे और उसे 73 सीट पे समेट दिया था और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठा दिया था। लेकिन लोकसभा के अंदर उन्हें 25 सीटें राजस्थान से दी। राजस्थान का मतदाता और राजस्थान की जनता बड़ी सूझबूझ के साथ में चलती है, बाहुता के साथ में नहीं चलती, जवाबदेही के साथ में और लोकतंत्र के सजग प्रहरी होके मतदान करती है। इसलिए राज्य में भाजपा की सरकार बन जाने मात्र से अगर भाजपा ये आश्वस्त हो कि उसको 25 सीटें आने वाली है तो ये भारतीय जनता पार्टी मुगालते में रहे, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर प्रत्याशी को मंत्री बनाया, अपनी नैतिक हार उन्होंने स्वीकार की और जनता ने उस बात पे मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी प्रत्याशी को मंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत ये तय करती है कि विधायक और सांसद कौन बनेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, अभी मैं एक सेकंड पूरी को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे 25 सीटें आ रही है, एकजुट है, सब चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस लोकसभा सीट से आते हैं वहां से चंद्रभान आर्या जी विधायक बने, भाजपा के प्रत्याशी की जामीन जब्त हुई और उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुगालते में रहने का और किसी को गरूर हो तो ये चित्तौड़गढ़ की जनता पुणे जमानत जब्त कराएगी और वो किसको थी आप और हम सब जानते हैं। उससे पहले भी उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रिवेंज के आधार पर मेरी टिकट काटी गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 80 से ज्यादा जो लोग थे, लेकिन वो एक दौर की बात करता हूं, अब मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायक राजस्थान की जनता ने चुने। भारतीय जनता पार्टी को अपने 115 विधायकों पर भरोसा नहीं, पर्ची के माध्यम से अपना नेतृत्व तय करते हैं और 114 विधायक आज भी उस विधायक को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये तो आने वाला समय बताएगा जनता की अदालत के अंदर। हम लोकतंत्र की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में वो तमाम मुद्दे कहेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सीना चीर चीर के कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और सरकार को बने हुए आज 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना पंजाब और हरियाणा से कम डीजल कर पाई, ना पेपर लीक पे रोक लगा पाई, ना युवाओं के लिए कोई कैलेंडर जारी कर पाई, ना किसान की जो सम्मान निधि दुगुनी कर पाई। इसे भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की एक सरकार बन गई है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। जयपुर से जो अजमेर हाईवे जाता है उसके प्रतिदिन 60 लाख रुपए का परिवहन विभाग वहां पे अवैध वसूली करता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रतीक की सरकार ये जो लूट का पैसा वो कहां पे भेजती है, किसको जा रहा है ये पैसा? अगर 100 किलोमीटर के हाईवे पे प्रतिदिन 60 लाख की लूट होगी तो प्रदेश की सड़कों पे कितनी बड़ी लूट होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए जो ये कहते थे कि यहाँ पे शिक्षा के जो मंदिर है वो महफूज नहीं है। आज बाड़मेर के अंदर एक बालिका के साथ में शिक्षक ने दुष्कर्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या किया? इसे तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अकेली जी। आरसी चौधरी जी, आपका ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश कमरे में बैठकर टीवी पर बात करने से ज्यादा अगर आपकी पार्टी के वर्कर के द्वारा सड़क पर जनता के बीच साझा किया जाएगा तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उसके संकेत देखने को मिले कुछ। लेकिन अभी आपकी पार्टी का ग्राउंड पे ऐसा कोई किसके नेतृत्व में क्या आंदोलन, क्या बात, क्या जनता के विषय मुद्दे रखें, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। लेकिन राजीव तिवारी जी, जहां ये बात कहती है, आरसी चौधरी जी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। राजीव तिवारी जी, जहां कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पर्ची की सरकार है, जहां ये कहा जाता है कि इनके यहाँ हमसे भी ज्यादा आपसी कलह है और उसके बीच में वसुंधरा राजे से भजन लाल शर्मा की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद भी सियासी मायनों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से मुलाकात की पिक्चर भी बहुत जबरदस्त ढंग से वायरल हुई। प्रधानमंत्री के राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर जो फैसला है और वसुंधरा राजे की इस वक्त जो स्थिति है लोकसभा चुनाव में, उसका भी आप सीधा सीधा असर देखते हैं? नहीं,
जो इस बार लोकसभा का चुनाव जो है, भाजपा बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रॉपर रणनीति बनाकर उसकी तैयारी कर रही है। आप ये देखिए, जो असंतुष्ट हैं उनको अभी से मनाना शुरू कर दिया। खुद मुख्यमंत्री जाके पूर्व मुख्यमंत्री से मिलते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उनको वहां भी तवज्जो दी जाती है। तो ये सारी उनकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा कारण बता दो कि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के लिए कांग्रेस को वोट क्यों दे। मुझे एक कारण बता दें। कांग्रेस संगठित नहीं है, केंद्र के स्तर पर गठबंधन नहीं कर पा रही, तमाम राज्यों में उनके मतभेद चल रहे हैं। तो आखिर मतदाता ये भी तो जानेगा ना कि भाई मैं वोट दे रहा हूं, मेरा वोट बेकार तो नहीं हो जाएगा, केंद्र में कितनी सीटें आएंगी। ये सारी चीजें आप आरोप लगाइए। आप पर्ची की सरकार कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ नेता कैसे चुना जाता था? यहाँ से भी तो एक लाइन का जाता था, वहां से एक लाइन का आ जाता था कि भाई इसको बना दो। कौन सा विधायक दल चुन के आपका भेजता था? विधायक दल यही तो एक पर्ची लिख के भेजता था यहाँ से कि साहब जो भी आला कमान पर निर्णय छोड़ दिया। राजीव तिवारी जी सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी के आरसी चौधरी जी से लेकर अशोक गहलोत तक जो लोग भी ये पर्ची की सरकार बोलकर बीजेपी पर हमला करने की, मैं यही कह रहा हूँ कि उनके यहाँ कौन से कोई जवाब देता हूँ। मैं आपकी तो सवाल ये राजीव तिवारी जी की इस प्रहार का जनता पर, मैं जवाब दूं आपको, पर कोई असर होगा क्या? मैं जवाब दूं आपका? कोई असर जनता पर कैसे होगा? असर जनता आजकल पढ़ी लिखी जनता है, वो सब जानती है। आप देखिए कि आज कांग्रेस के पास जब ये इतने मुद्दे गिना रहे हैं, इनमें से एक भी मुद्दा कोई सड़क पर आया? अभी आप कह भी रहे थे, मैं कह रहा हूं कौन सा नेता बीच में आके डोटासरा जी, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, कौन आके सड़क पर, किसी ने विधानसभा चल रही है, विधानसभा के बाहर धरना दिया? किसने कोई जन आंदोलन खड़ा किया इन मुद्दों को लेके? क्या किया? क्यों आदमी सोचेगा कि हाँ नहीं, कांग्रेस बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है या विपक्ष बहुत आगे बढ़कर काम कर रहा है, हमको इसका साथ देना चाहिए? क्यों देगा? मुझे इतना सा समझ में नहीं आ रहा। बस बात ये आप समझाने विजय जी, चौधरी साहब तो सॉरी विजय जी, मैं चौधरी साहब को कहता, तो चौधरी साहब इतनी सी बात समझा दें मुझे कि भाई कांग्रेस के को वोट देने के लिए आखिर आम आदमी क्यों सोचेगा? क्या कारण है कि वो कांग्रेस को वोट दे? आज मुझे तो कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, आप बता सकते हो तो बता दें। देखिए मीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो तिवारी जी ने जो प्रश्न किया, मैं उनका साधुवाद करता हूं कि वो एक विपक्ष से ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हो। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता आखिर क्यों चुने? जनता इसलिए चुने कि जनता को जो चुनने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दिया, वरना तो परिवार से राजा पैदा होता था। और उन्होंने कहा कि आपके दल में क्या होता है और वहां पे क्या होता है। हमारे दल में यह होता है कि एक एक विधायक की व्यक्तिगत राय पूछी गई। तमाम विधायकों ने अपने नेतृत्व पे ये कहा कि हमारा उनका निर्णय पे सर्वसम्मति से विश्वास है। एक चीज ये कहना चाहूंगा, हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतदान के माध्यम से चुना। अगर भाजपा में कभी वहां हो तो आप बता दीजिए। तीसरा कहा कि कांग्रेस को चुने क्यों? कांग्रेस को इसलिए चुने कि पर्ची से जिसका भविष्य तैयार होता है उसे राजस्थान की चिंता नहीं, जिसने पर्ची भेजी उसके लिए जवाबदेही है। राजस्थान की जनता किससे पूछेगी? उन 115 विधायकों से पूछेगी, और वो 115 विधायक ये कहेंगे कि वो मुख्यमंत्री तो पर्ची का है, हमने नहीं चुना। फिर हमें क्यों चुने? इसलिए चुने कि देश के अंदर जो आर्थिक असमानता का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, आर्थिक अन्याय जो बरपाया जा रहा है, चंद पूंजीपति लोगों के पास में देश की पूरी संपदा को स्थानांतरित किया जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। 45 साल का सबसे अधिक बेरोजगारी का रिकॉर्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास में। आरबीआई ने कहा, सुन लीजिए नहीं जाओ सकते, हाँ सूची तय कर दिया तो इसे जनता देगी। इसके लिए ये बताओ ना। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ नहीं आपने ठीक कहा कि हम क्या कर रहे हैं। देश के अंदर कोई ऐसा नेता हो जिसने अगर दक्षिण से लेकर उत्तर तक की पूरी पदयात्रा की हो, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यात्रा की हो, जनता से मिले हो, अपने 8 घंटा की यात्रा में आप 7.5 घंटे जनता को सुने और 7 मिनट आप बोले,
मन की बात, बहुत ही जन की बात अब होनी चाहिए। ये अगर कोई काम करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। जहां किसी भी के अगर हमला हुआ, अगर आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में अगर दुष्कर्म होता है, उसकी आवाज उठाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अगर मणिपुर के अंदर अगर सैनिक की पत्नी को दुर्व्यवहार करके सड़कों पे घुमाया जाता तो उसकी आवाज कांग्रेस ने उठाई और विपक्षी दल वहां पे गए, प्रधानमंत्री जी नहीं गए। भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं पूछते कि मणिपुर के लोगों का बात का हिस्सा मानते या नहीं मानते। किसानों में जब 3 काले कानून अपने कॉर्पोरेट मित्रों के ऑफिस से निकाल के जब थोपे गए तो उसकी आवाज इस देश के अन्नदाता ने उठाई और आप जैसे जागरूक लोगों ने उसके साथ में खड़े होके और उसके बाद में वो सब चीज देखी। मैं कहना चाहूंगा, जब ये लोकसभा के अंदर है, लोकसभा के अंदर जब 3 जो पूरे कानून बदल रहे हैं देश के लिए, विधि संहिता का जो संरचना कर रहे हैं, तब 146 सांसदों को देश की संसद से बाहर निकाल दिया। इसलिए जब आपकी असहमति की आवाज को रोका जाता तो वो लोकतंत्र नहीं होता, वो तानाशाही होती है, और ये दुनिया और बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। इसलिए तमाम जो लोग इस राष्ट्र से प्यार करते हैं, जो इसकी आजादी से प्यार करते हैं, जो इसकी संप्रभुता से प्यार करते हैं, और देश के सेनाध्यक्ष ने कहा कि चाइना के साथ में जहां पे हम 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पे, जहां पे हमारी जो सेना थी वो गश्त करती थी, आज वो 24 पॉइंट पे नहीं कर रही। 2000 किलोमीटर चाइना के कब्जे में है। आरसी चौधरी जी, थोड़ा वर्तमान में रहने की आदत डालिए प्लीज। नहीं, वर्तमान में क्या दिक्कत है? वर्तमान क्या है? मैं आ रही हूँ आरपी विजय जी आपके पास। वर्तमान क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उस यात्रा के गुणगान गा रही है, उससे आप विपक्ष की भूमिका को बहुत अगर कहें, इससे आप उसको जस्टिफाई कर देंगे तो ये कितना सही है? पहली बात। दूसरी बात, आरसी चौधरी जी, राजीव तिवारी जी ने आपसे सवाल किया तो आपकी आपत्ति ये थी कि आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। तो सवाल तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से होंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी अगर विपक्ष पूरा नहीं करेगा तो सवाल विपक्ष से भी होगा, और सत्ता पक्ष अपना काम नहीं करेगा तो सत्ता से भी होगा। हमारी जिम्मेदारी दोनों से सवाल करना है। इसलिए आप ये आरोप लगाकर या बचने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष से सवाल नहीं होते, तो ये गलतफहमी में है। विपक्ष सवाल विपक्ष से ही होती है। मीना जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा चौधरी साहब को कि भाई राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, एक नेता को पूरे देश में। लेकिन वो मुद्दे जो वो आसाम में उठा रहे हैं, मणिपुर में उठा रहे हैं, या मिजोरम में उठा रहे हैं, या उसके बाद अब वो पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, वहां उठा रहे हैं, उन मुद्दों को वो वहां तो उठा रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप उसको एक पूरे देशव्यापी आंदोलन में परिवर्तित क्यों नहीं करते हैं? उन मुद्दों को सिर्फ वहीं की वहीं उठ के एक अखबार में 4 लाइनें छप के रह जाती है, उससे क्या फायदा रहता है? बताइए आप मेरे को। और आरसी चौधरी जी, आप कर क्या रहे हैं उन मुद्दों के लिए? आप उन मुद्दों को उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल है, लेकिन आप इसका जवाब दें उससे पहले आरपी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी। हाँ, मैं आरसी चौधरी जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे में 10 कमियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपने सारी कमियां गिनाई, कोई अच्छाई तो हमारे में है ही नहीं, फिर भी हम हर बार चुनाव जीत के आ रहे हैं। ये क्या पैरामीटर हुआ भाई? ये तो बता दो आप। आज ये काले कानून की बात करते हैं आप, 3 काले कानून के बाद में हमने इलेक्शन जीते हैं, आपने हारे, हमने जीते हैं। आप लोगों ने उनको हवा दी थी। आप लोग हिंदुस्तान के अगेंस्ट में जाकर के काम करते हैं। सेन पित्रोदा जी जाकर के क्या पिच बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी इमेज खराब करते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते हो। आप लोगों को सिर्फ सत्ता के लिए आप भूखे हो, बाकी कोई लेना देना नहीं है। आम जनता वोट किसको देती है? जो आदमी काम करता है, जो डेवलपमेंट करता है, वो हमने किया है। आप लोगों ने नहीं किया कभी। आप लोगों ने तो सिर्फ लूट मचा रखी थी, और किस तरीके से 4.5 साल तक काम नहीं किया, और लास्ट के 4 महीने में जाकर के काम किया, इसका नतीजा आपने देख चुके हो। आज की तारीख में आप सत्ता से बाहर, और आने वाले टाइम में आपको मैंने बता दिया, मुद्दे ही अलग होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के। और जिस तरीके से जो चल रहा है 10 साल के अंदर, जो प्रगति हिंदुस्तान ने की है, भारत ने जो प्रगति की है 10 साल के अंदर, वो सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक बार फिर आप देख लेना, मेरे को तो ऐसा लगता है एक बार 52 आई थी, एक बार 44 आई थी, इस बार 24 नहीं रह जाए आपकी। 2024 के अंदर 24 सीट नहीं आ जाए। आप उसमें मंथन करो, दिमाग लगाओ। हमारे ऊपर हमारी कमियां हैं, बट फिर हम भी जीत के आ रहे हैं। इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ है क्या? पब्लिक गलत सोचती है क्या? पब्लिक कैसे हमारे को वोट दे रही है, उस बारे में आप सोचो, थोड़ा मंथन करो, कोई आत्मचिंतन करो। दूसरों को दोष देने के बजाय खुद में क्या कमी है उनको निकालने की चेष्टा करो। हम तो जो है, हम तो फिर भी सब गलतियां होती हुए भी सब हमारे में कमियां हैं, फिर भी हम जीत के आ रहे हैं।
और जीत करके कोई पैसे नहीं आ रहे। आज की तारीख में आज सेम पित्रोदा जी ने बोला कि साहब यहाँ तो बैलेट से वोट होनी चाहिए। अरे भाई जब तुम जीत जाते हो कहीं पर भी, अभी तो आप लोगों ने तेलंगाना जीता, वहां ही आपने बोला, आप जहां जहां जीते, पंजाब में जीता आपने, वो पंजाब में क्या हिमाचल में जीता, आप वहां नहीं बोले। तो इनकी भाषा चेंज हो जाती है। इनको लगता है, इनको पता है कि लोकसभा में हम नहीं आने वाले हैं। इन्होंने अभी से इस तरीके की बातें करना चालू कर दी कि हम किस तरीके से हमारा बचाव कर सके। इनको पता है जी हमारा डाउन होने वाला है। वी आर गोइंग टू लेस देन 24 आवर। ये 2024 में हो सकता है 24 से भी कम जाए, ऐसी स्थिति मेरे को लग रही है। और ये इनका है, ये आवाज जो है ना, इनको पता पड़ जाएगा। ये जनता को तय करना है कि वो 2024 में सत्ता पक्ष और विपक्ष को कितने आंकड़ों के साथ किस मजबूत और कमजोर स्थिति में देखता है। जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का उत्साह निश्चित रूप से ज्यादा है क्योंकि सत्ता में है। कांग्रेस का उत्साह इस रूप में है कि यहाँ पर आप मजबूत विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी उसी चौराहे पर खड़ी है जहां सत्ता में रहते हुए खड़ी थी। कौन फैसले करेगा, कैसे फैसले होंगे। अब राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा भी हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी राजस्थान में होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है जो राजीव तिवारी जी ने उठाया था कि विपक्ष जिस तरह से इस यात्रा के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर सरकार जो कुछ कर रही है उसमें कहाँ खामियां, कमियां, प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, प्रदेश में कहाँ कौन से मुद्दों को उठाया जाना है और किसके नेतृत्व में, तो पार्टी की स्थिति में आज भी कोई बदलाव नहीं है 5 साल में। मीना जी ऐसा है, इसके बारे में तो जितना कम बोला जाए उतना ही ठीक है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। अभी चौधरी जी एक पहली वाली उसमें बोल रहे थे कि 60 लाख रुपया जो है उगाई होती है, ये उनको कहां से पता चला? दैनिक भास्कर की खबर छपी थी। दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने 4 दिन 5 रात वहां पे रह के स्टिंग ऑपरेशन किया। 4 आरटीओ इंस्पेक्टर्स हैं। अगर आपको उन पे भरोसा नहीं है और मीडिया पे भरोसा नहीं है तो इसका जवाब तो मीना जी दें। लेकिन दैनिक भास्कर राजस्थान का एक प्रतिष्ठित अखबार है, अगर उसके पत्रकारों ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस आंकड़े को लेके आए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार के मुखिया को सामने आके उस पर जवाब देना चाहिए। जब अगर कोई अगर संस्थान अगर प्रश्न उठा रहा है, लेकिन आप अगर ठीक माने और क्लीन चिट दे तो आप दे सकते हैं, यह आपका निजी अधिकार है। नहीं, मैं भास्कर की बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन वो कब किया था उन्होंने? वो किया ये तो आज ही आप आज की खबर आज दैनिक भास्कर की डिजिटल खबर है, कल आपको प्रिंट मीडिया पे छपी हुई मिलेगी। अच्छा ठीक है, ये हो रहा है तो ये तो पुरानी आदत पड़ी हुई है अफसरों की। अभी फिर सरकार किससे मुझे आप मान रहे हैं कि पर्ची की सरकार खर्चे में चल गई। थोड़ा टाइम लगेगा ऐसी आदतों के जाते हुए, और सरकार भी उधर ध्यान देगी जहाँ जो कुछ हो रहा है। खैर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर कोई चीज करप्शन इसमें सरकार में और सिस्टम में व्याप्त हुआ है तो वो कांग्रेस की देन है किसी भी लेवल पर। और मैं अगर ये पुराना इतिहास सुनना चाहे तो बता देता हूं, नेहरू जी के टाइम पहली गवर्नमेंट में ही पकड़ा गया था प्रकाशम जी का जीप खरीद का घोटाला 120 लाख करोड़ रुपए का था। तो ये जो है इतना आसान नहीं है, ये आदत जाते अभी तो कांग्रेस की सरकार गई है विधानसभा से, तो वो इतनी जब इतना झंझट होगा, इतनी आदत पड़ी हुई है लोगों की करप्ट करने की, तो ये चीजें तो ऐसे ही चलेंगी। इनको रोकना, दबाना या बंद करना सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और बहुत जोर आएगा, बहुत जोर आएगा। सिस्टम पूरा जो है वो 5 साल से ऐसे ही चल रहा था। अभी 1.5 महीने में कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है कि भाई अब 1.5 महीने में अभी से ही अब उगाई चालू हो गई। ये उगाई तो जगह जगह हो रही पड़ी है, एक ही जगह नहीं। हर बॉर्डरिंग आउटपोस्ट पर इस तरह की उगाई होती है, कोई भी जाकर कभी भी पता लगा सकता है। थोड़ा बहुत भी जर्नलिस्टिक एक्यूमन किसी के अंदर है तो वो जाकर उन पोस्टों पे पता लगा सकता है। यहाँ इधर अपन शाहजहांपुर चले जाइए, चाहे आप रतनगढ़ चले जाइए,
सब जगह पर ऐसा ही होता है। सवाल ये है कि आदत डाली किसने है, ये है महत्वपूर्ण। और आप पॉलिटिक्स को किस तरीके का बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसा बनाना चाहती है, इन दोनों में जो फर्क है उसी को पब्लिक देखती है और उसी के बेसिस पर वोट देती है। मैं ये नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ही क्या 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 कहावत है, उसके दूध के धुले हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कंपैरिजन तो करेगा ना आदमी। मैं वोट देने जाऊंगा तो मेरे सामने दो ही पार्टी है, खासकर राजस्थान में दो ही पार्टी है इंपॉर्टेंट। तो मैं दोनों में ये देखूंगा ना कि कम बेईमान या कम बदमाश कौन है, दो में से एक चीज का चुनाव करूंगा मैं और उसके बाद निर्णय करूंगा। तो ऐसी सूरत में तो क्या होगा, ये चौधरी जी को सोचना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव होगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगी चीजें। आरसी चौधरी जी से इस सवाल का जवाब लेती हूँ, उसके बाद आरपी विजय जी आपके पास आ रहे हैं। मीना जी, मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि तमाम आपके जो पैनलिस्ट हैं, मैंने सोचा कि आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो प्रवक्ता हैं, बाकी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि आखिर 70 साल में भ्रष्टाचार को बनाया किसने, और इन्होंने एक घोटाले का जिक्र किया। भले व्यक्ति लगते हैं कि इन्हें एक घोटाला कांग्रेस का तो याद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये शरद पवार घोटालेबाज है, भाजपा की सरकार बनेगी और जेल के अंदर चक्की पिसिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये 73,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, उनके साथ में आधी रात को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके सादा चिरफिर घोटाले का आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से नवाजा। तमाम भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाएंगे और ऐसे जो लोग बैठा के जो नैरेटिव बनाते हैं, जरूरी यह है कि अगर मीडिया के व्यक्ति हो तो ये बताइए कि देश का व्यक्ति भ्रष्टाचार से कैसे लड़ सकता है और वो लड़ने का अधिकार किस राजनीतिक दल ने दिया। मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट देता हूं। आरसी चौधरी जी, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो गया है। आरसी चौधरी जी जब तक दुरुस्त करते हैं ऑडियो। आरपी विजय जी। हाँ, मेरा ये कहना है, आरसी चौधरी जी जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और जो ये बता रहे थे, जो आरटीओ वाला जो बात बता रहे हैं, ये तो आ चुकी खबर, आज भी आ चुकी है वैसे अखबार में, अखबार का मतलब डिजिटल मीडिया में आ गई। इसमें ये लिखा है, ये तो एक्चुअली क्या है कि जो ये करके छोड़ के गए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी को तो जुम्मे 45 दिन हुए, 45 दिन के अंदर तो अभी सत्ता, आपको पता है कैबिनेट कब बना है, 15 दिन पहले कैबिनेट बना है, तो अभी इनको टाइम लगेगा। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने रात को थाने में जाकर के, और वहां जाकर के उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, भाई किस आदमी को आपने रखा है। अब ये हालत बना रखी है कि उसने कहा कि इसको देखने का मतलब उन्होंने ये सोचा जो पहले होता था वही काम कर दे, उन्होंने उसको छोड़ ही दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन, भाई उसको देखने का मतलब ये होता है कि अगर सही आदमी है तो उसको छोड़ देना, गलत आदमी तो उसको अंदर रखना। बट ये क्या चेंजेस आएंगे, अभी टाइम, अभी भारतीय जनता पार्टी को 45 दिन हुए जुम्मे, तो 45 दिन के अंदर आपको ही मालूम है, 15 दिन पहले हमारा कैबिनेट बना है, तो अभी ये टाइम लगेगा। हम नकेल कसेंगे भ्रष्टाचार में। आपको बता दूं, भ्रष्टाचार 100% कम होने वाला है। अब ये गारंटी हम दे सकते हैं आने वाले टाइम में कि खुला भ्रष्टाचार, जिस तरीके से इनके यहाँ पे सेक्रेटरीट के सामने नोट मिलते थे, सोना मिलता था, वो चीजें हमारे यहाँ नहीं होने वाली। और अगर ये कह दे कि इस तरीके का हो, तो मैं कहता हूं कि आपको खुला चैलेंज है, आप लेकर के जिस तरीके से भास्कर की टीम गई है ना, आप जाकर के हमारे मंत्रियों के पीछे जाओ और देख करके बात करो कि आप ये काम करो ना, आप इसको पकड़ो। तो आप लोगों का तो खुला खेल था, सबको पता था किस तरीके से काम कर रहे थे। आप लोगों ने तो सरकार बचाने के लिए क्या क्या काम नहीं किया, सबको पता है कि किसी का भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसी का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उनको मंत्री हटाया एक जगह से दूसरी जगह पे। बट उनको क्या है कि ये मिल गया कि ये आदमी किसी दूसरी जगह जाने वाला है, तो फाइल को रोक ली। ये सब चीजें सबके सामने आ चुकी है, तो ये कोई बात नहीं है। बट मैं ये कहता हूं कि आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार की बातें नहीं होगी, डेवलपमेंट की बातें होंगी, विकास की बातें होंगी। जो हमने संकल्प पत्र लिया है, उस संकल्प पत्र को हमने हमारा बना दिया। आपको मालूम है कि हमारा संकल्प पत्र है ना, उसी को आधार लेकर के हम काम कर रही है हमारी सरकार आने वाले टाइम में। तो हमारा संकल्प पत्र, हमारा सब कुछ मूल मंत्र है अभी इस समय, और जो हमारा आधार जो बन गया है वो हमारा संकल्प पत्र है। और संकल्प पत्र में हमने कई चीजें अभी कर भी दी है,
और अभी हमको टाइम हुआ है, हम 100 दिन हमारी, अभी 50 दिन में तो हो सकता हमारे 20-25 दिन आरसी चौधरी जी, अच्छा काम देने वाले 100 दिन के बाद देखना विपक्ष राजस्थान सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं, इस पर नजर बनाकर कितना जनता के बीच उन मुद्दों को रखती है, ये तो राजस्थान के संदर्भ में विपक्ष की जिम्मेदारी की बात है। सवाल लोकसभा के संदर्भ में इस वक्त पूरा का पूरा फोकस जो है वो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का यही है कि लोकसभा में कैसे बीजेपी अपना 25 सीट वापस लाकर सम्मान बचाए या सम्मान बढ़ाए, और कांग्रेस पार्टी कैसे यहाँ पर 2, 4, 5, 10 जितनी सीट अपनी, या 25, आपका भी अधिकार है कि आप 25 सीट पर अधिकार भी जताएं, तैयारी भी करें, कैंडिडेट भी उतारें और जिताकर भी लाएं, पूरा अधिकार आपका भी उतना ही है। सवाल ये है कि जनता के बीच उन 25 के लिए आप जब जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है, और आपके यहाँ से जो बड़े चेहरे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं बीजेपी में जाने की, वो क्यों हो रही है? आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, आपका ऑडियो सही नहीं हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुनीश अरोड़ा जी, जरा आप बोलिए प्लीज। मैडम, जो आज कर रही हैं आप, लोकसभा से पहले क्या दल बदल होंगे या जो इफेक्ट आएगा, सवाल ये है कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और उनको भी सुन रहा था, क्या मूल मुद्दा ये कि जो कांग्रेस ने जो योजनाएं दी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको उस लाभ को देगी जनता को? क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो, जैसे ओपीएस हो गया, चिकित्सा हो गया, चिरंजीवी हो गया, 50 लाख तक की बीमा हो गया, ये योजनाएं बीजेपी ने बंद कर दी है। भ्रष्टाचार जरूर मुद्दा है, भ्रष्टाचार के लिए चलो बीजेपी को टाइम चाहिए, मगर जो जनहित की योजना है, चाहे कांग्रेस किसानों को मिलने वाली लाभ की बात हुई थी, हम इतना देंगे, वो देंगे क्या, वो दिया है क्या, इसको लेकर अभी तक कोई बात नहीं हुई। पेट्रोल को लेकर कोई बात नहीं हुई। दल बदल की जो बात, जिसके लिए आज ये आपने वार्ता आयोजित की है, उसके लिए क्या आधार रहेंगे दोनों पार्टी, किस आधार पर पार्टियां एक दूसरे से दल बदल करवाएंगी? असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी में भी है, असंतुष्ट कांग्रेस में भी है। क्या कांग्रेस कैपेबल होगी उस असंतुष्टता को परिवर्तित करवाने में? क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई और तरीकों को लेकर क्या कांग्रेस के लोगों को ला सकेगी? मुख्य मुद्दा ये है। हालांकि राहुल गांधी की जो यात्रा है ईस्ट वेस्ट वाली, वो राजस्थान में 2 दिन निकली, धौलपुर से होकर एमपी में से चली गई, इतनी प्रभावी नहीं है न्याय यात्रा। यात्रा से पहले जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय नेताओं की जरूरत है, स्थानीय नेताओं को बांध के रखना है, ये दोनों पार्टियों के लिए आवश्यकता है। उसको लेकर पार्टियां क्या करती हैं, वो मुख्य बिंदु है आज वार्ता का। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सक्षम है बांटने में बनिस्पत कांग्रेस की, क्योंकि उसके पास पूरी मशीनरी है, उसके पास संघ है और सब है उसके पास। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कैपेबल है अपने आप को सुदृढ़ पोजीशन में बनिस्पत के कांग्रेस के। कांग्रेस बिखरी हुई है, उसका नेतृत्व बहुत ढीला है और अभी भी वो कैपेबल नहीं हुई है कि अपने पूरे नेताओं को एक साथ ले सके या एक दिशा में वो झोंक सके। जी, ये बहुत स्वाभाविक है, ये समझ में आता है। मुनीश अरोड़ा जी, प्लीज आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। मुनीश जी, आपके यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। जी मुनीश जी, थैंक यू। सवाल ये है कि कोई भी, ये बहुत स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में और बीजेपी के साथ इस देश में पहली बार हो रहा है। दुनिया में जब किसी भी ताकत का उदय होता है और उसका विस्तार होता है तो इसी तरह से होता है, और उसका जब उसके क्षरण का सिलसिला शुरू होता है तो भी हमने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस देश में 400 प्लस सीट लोकसभा में देखी है, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस देश में लंबे समय तक जिस अंदाज में राज किया है वो भी देखा है। कांग्रेस को इस लेवल पर विपक्ष में रहने की कभी आदत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ऐसी स्थिति में बीजेपी ने और आज की नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया है।
तो ये समझ में आता है। और ऐसे में सत्ता के साथ रहने वाले, बिहार का बड़ा उदाहरण इस वक्त हम देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो एक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर 2013-14 में खिलाफत कर रहे थे, उसके बाद कितनी बार एनडीए में आए चले गए, फिर आए चले गए। तो जिस तरह से सत्ता के साथ बने रहने की इस देश में मायावती, रामविलास पासवान, ममता बनर्जी और बड़े नाम हैं जिन्होंने हमेशा सत्ता के साथ रहना ही जो है वो चुना है। लेकिन आज की तारीख में सत्ता में जो बीजेपी है और उसके साथ जाने वालों की भीड़ या जाने वालों का सिलसिला इस वक्त ज्यादा है तुलनात्मक रूप से। तो ये जगदीश शर्मा जी, ये बहुत स्वाभाविक राजनीति के जानकारों के लिए, राजनेताओं के लिए है। जनता बड़ी ठगी हुई सी महसूस करती है कि इतने दिन तक इन्होंने हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की सराहना के पुल बांधे, कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा की कस्में ली, आज ये अचानक इनकी निष्ठा कैसे बदल गई। तो दरअसल ठगी हुई जनता रहती है इस पूरी प्रक्रिया में। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा सत्ता में रहे, ऐसे और भी 10 नाम हम बता देंगे आपको, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमाम जो राजनीति के कुछ बड़े चेहरे सत्ता के साथ रहना उन्होंने चुना। और वही स्थिति इस वक्त हम राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भी सुन रहे हैं, जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। मीना जी, ऐसा है, इस देश ने लोकतांत्रिक प्रणाली चुनी है। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है, जब संसदीय लोकतंत्र की स्थापना होती है तो उसमें ऐसा ही होता है। मतलब ये प्रक्रिया है और एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब तो हम 75-76 साल की पुरानी डेमोक्रेसी हो गए हैं। तो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं किस तरीके से लोग हमारे यहाँ तो आप तो अभी ठगे हुए मतदाता को देख रही हैं। हमारे यहाँ सरकार की सरकार गई है इधर से उधर। नीतीश कुमार जी जो हैं पूरी सरकार को एक तरफ से दूसरी तरफ ले गए। हरियाणा में हो चुकी है 2 बार। तो इस लोकतंत्र में तो ये सब चीजें होती हैं। बताइए कि तब क्या करे आदमी। एक गवर्नमेंट जो एक पार्टी की है उसको वहां का चीफ मिनिस्टर सारे विधायकों को लेकर दूसरी पार्टी में चले जाता है और वहां यों की यों सरकार एस्टेब्लिश कर लेता है। तो पूरा स्टेट ठगा हुआ महसूस करता है। ये लोकतंत्र की कमजोरियां हैं। हमारे यहाँ काफी संख्या में इस तरह का मामला होता है, पूरे देश में होता है, जगह जगह हुआ है इस तरीके का। तो इसको दूर, अब ये जो कमजोरी है इसको दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए। अब देखिए, एक दल बदलू कानून आया, दल बदल का, वो दल बदल का कानून आया, उसको और भी संशोधित कर दिया कि 3/4 जब तक नहीं होगा तब तक लागू नहीं होगा। लेकिन अब 3/4 भी होना शुरू हो गए। अब पहले ज्यादा लोगों को जोड़ा जाता है कि भाई, अभी बिहार में ही जैसे चल रहा है, लालू यादव जी सरकार बनाने की कोशिश में है और वो जेडीयू को तोड़ने की बात चल रही है उनकी। तो कितने विधायक उनको चाहिए? 13-14 विधायक उनको चाहिए जेडीयू को तोड़ने के लिए। अब संख्या अभी तक 10-12 हुई बताते हैं, मतलब जो खबरों में चीजें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में 10-12 हुए, नहीं तो सरकार बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो ऐसी ये जो कमजोरियां हैं लोकतंत्र की, इनको सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बैठकर ठीक करना चाहेंगी, तभी ठीक होगा। चाह कौन रहा है? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की इच्छा शक्ति नहीं है। तो वो लोकतंत्र की इस तरह की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए कोई समाधान निकालें, लेकिन कोई समाधान की बात नहीं हो रही है। वो तो यही रहा है कि भाई आप इतने तोड़ो, इतने आप ले जाओ, इतने आप ले जाओ और हम सदा सत्ता में रहें, बस यही काफी है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई भी बस केवल इतनी सी है कि सदन में, लोकसभा में उनके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता मिल जाए। अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता भी नहीं है। तो ये जो कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां, ये देश की कमजोरियां मान लो आप। एक राष्ट्र के तौर पर हम इन कमजोरियों को सहन करते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, और इन नेताओं ने तमाशा करके रख दिया इस लोकतंत्र का। जी, तो सवाल जब तक पब्लिक सवाल अपनी आवाज जोरदार नहीं उठाएगी,
वो पब्लिक आवाज उठाएगी, तब जाकर हो सकता है कि दबाव पड़े, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव पड़े और ये कुछ और रिफॉर्म्स लेकर आए। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से व्यवस्था चलेगी। इसमें हम किसी को दोष देना या नहीं देना, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। चुनाव सुधार तो एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें भी उससे ज्यादा बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। राजनेताओं की इच्छा शक्ति मेरे हित से ऊपर तो उठ नहीं पा रही है, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे वो राज्यों की राजनीति हो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अनगिनत उदाहरण इस देश की राजनीति में हाल ही में हमने देखे हैं। पूरी की पूरी सरकारें बदल गई। ऐसे में जो लोग अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर अपनी खुद की सत्ता को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन लोगों को सवाल ये है इस वक्त राजीव तिवारी जी, कि उन लोगों को जनता के दरबार में जब तक इस बात का, और सवाल ये भी है कि जनता फिर एक व्यक्ति के रूप में, एक राजनेता के रूप में एक शख्स को देखती है और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के रूप में देखती है। तो जनता भी बड़ी कंफ्यूज है कि वो एक लीडर को इसलिए चुने क्योंकि वो लीडर अच्छा है, या उस लीडर को इसलिए नहीं चुने क्योंकि वो अच्छा तो है लेकिन उसने अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं निभाई। देखिए, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात अभी जगदीश जी भी कह रहे थे, तो वो बहुत जरूरी हो गया है। अब कम से कम चाहे से वो संसद में इसके लिए विधेयक लाया जाए, संविधान संशोधन किया जाए, चुनाव आयोग के जो कानून है उसके अंदर संशोधन किया जाए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच कोई दल बदल ना हो। आप सीट खाली कर सकते हैं, री इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। और दूसरी पार्टी में जाना है तो आप अपना इस्तीफा एक देके जाइए, या वो भी नहीं होना चाहिए कि आप सीट वैकेट कर दो, उसके बाद दूसरा चुनाव होगा, उसमें जो भी उपचुनाव में जीतेगा वो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं उसके अंदर। तो जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, अभी आप महाराष्ट्र में ही देखिए, शिंदे जी वहां चले गए, उसके बाद अजीत पवार को पूरा ले लिया और वहां से वो पूरा, उनको एक दिन पहले 72,000 करोड़ के आरोप लग रहे थे और अगले दिन वो उप मुख्यमंत्री हो गए। अजीत पवार के साथ तो ये दूसरी बार हुआ है। पहले वो फडणवीस के साथ में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके आए थे, फिर 2 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तो जनता तो बेचारी क्या करे, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो तो इनके सब बुलावे, जहां से नए नए कार्यक्रम और जो भी ये प्रयोगात्मक चीजें जनता को परोसते हैं सारी पार्टियां, वो उनके झांसे में आ जाती है। हालांकि ये अब धीरे धीरे कम हो रही है ये चीजें, लोग अब बहुत सोच समझकर और सारी चीजें देख के तोल मोल करके और उसके बाद फिर अपना मतदान करता है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में जो 75-78% या 80% तक पोलिंग होती है, उसमें मेरा मानना यही है कि 40% तक जो मतदान होता है वो बेचारे किसी प्रलोभन में ही करते हैं। बाकी 40% ऐसे हैं जो सोच समझकर करते हैं, बाकी किसी ना किसी प्रलोभन के बीच में आके करते हैं। और ये राजनीति, अवसरवादी वाली जो राजनीति है, वो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक राजनीति में यही कीचड़ फैला रहेगा। अब इसमें चाहे हाथ खिले चाहे कमल खिले। आरपी विजय जी, ये कमल खिलाने के लिए कौन कौन से नाम इस अवसरवादी राजनीति का फायदा उठाने वाले हैं, जरा बता सकते हैं 1-2 नाम जाते जाते शो में? मीना जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी जगदीश शर्मा जी जो बात कर रहे थे, नाम बता सकते हैं तो बताइए, बाकी समय नहीं, मेरी बात मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है बेसिकली कि कानून सारे बने हुए हैं, दल बदल कानून है। जबकि बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी, जब भजनलाल जी की सरकार चली गई थी उस समय दल बदल नहीं थे। अब आज की तारीख में अच्छा, जनता इतनी समझदार हो गई है, आज की तारीख में फुल मेजोरिटी के साथ वो आपको जिता के भेज रही है। एक बहुत बड़ा चेंजेस आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी के, जिसको भी वो चाहती है ना फुल मेजोरिटी के साथ भेज रही है आजकल हर स्टेट के अंदर। तो इससे यह बदलाव जनता में आया है कि भाई अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हम सुधरेंगे। और हम नए मेहमान कुनबे को बढ़ाने वाले, नए मेहमान कुनबे को बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, कुछ बड़े नाम बताएंगे? देखो, मैंने आपको मीना जी पहले भी कहा था, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये कयास हम नहीं लगा सकते, बट ये मैं जरूर मानता हूँ
कि स्टेबिलिटी सबको चाहिए। अगर स्टेबिलिटी अगर किसी को देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हर आदमी जो भी पार्टी है वो स्टेबिलिटी देख बहुत करके शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरपी विजय जी, राजीव तिवारी जी, जगदीश शर्मा जी, मुनेश अरोड़ा जी। मैं आपके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन आज टेक्निकल इश्यू आपके यहाँ काफी ज्यादा था, आपको ठीक से कोई भी सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा आपसे संवाद स्थापित नहीं कर पाई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम जनता के साथ साझा करें, ताकि जनता तक सच्चाई, जो कुछ दिख रहा है और उसके पीछे जो कुछ पक रहा है, उसके बीच के फर्क को समझा जाए। तो अब चुनावों से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, जिनको अपनी किस्मत राजनीति में आजमानी है और जिनको ताकत लगानी है, वो ताकत अब इस बात पर लगा रहे हैं कि कैसे सत्ता में बने रहना है। और ये ताकत दोनों तरफ लग रही है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है। देखते हैं किसकी ताकत कितनी काम आती है। अभी अगले 2.5-3 महीने तक लोकसभा का रोमांच बना रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।